एक नई सुबह हुई और अर्जुन जाग उठा। उसने खुद को तैयार किया और कोने में पड़ी झाड़ू उठाकर बाहर निकल आया। दरवाजे पर खड़े होकर उसने हल्का सा खिंचाव लिया। आसमान में हल्की सी धुंधली रोशनी देखकर उसने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। यह सुबह की शांति का क्षण था जिसे वह पूरी तरह से महसूस कर रहा था। फिर अपनी आंखें खोलकर उसने जमीन की सफाई शुरू कर दी। धूल और पत्तों को धीरे धीरे हटाने लगा। अर्जुन काले रंग के साधारण लेकिन साफ कपड़े पहने हुए था। उसके कपड़ों का पुराना रंग उसकी तन्हाई और वर्षों के संघर्ष को और गहरा कर रहा था। उसकी रीढ़ एक भाले की तरह सीधी थी और उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी झलक रही थी। भले ही वह एक साधारण सा काम कर रहा था, लेकिन उसकी हर हरकत में गजब की शांति थी। वह झाड़ू को ज्यादा बल नहीं लगा रहा था, न ही उसका शरीर ज्यादा हिल रहा था। सिर्फ उसकी कलाई की हल्की सी गति से झाड़ू चल रही थी और जादू की तरह धूल और कूड़ा एक ही जगह इकट्ठा हो रहा था, जैसे वे खुद चलकर वहां आ गए हों। अर्जुन अद्वितीय गुरुकुल का एक परीक्षण शिष्य था। 3 साल पहले उसने इस विद्यालय में प्रवेश लिया था, लेकिन अभी तक वह केवल तपस्वी शरीर की तृतीय अवस्था तक ही पहुंच पाया था, जबकि उसके साथ आए बाकी शिष्य उससे बहुत आगे निकल चुके थे। वे अब मुख्य भवन में प्रवेश कर चुके थे, गुरुओं का आशीर्वाद ले रहे थे और अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन अर्जुन अभी भी बाहरी प्रांगण में था, अपनी कमजोरियों पर अफसोस करता हुआ। 3 साल में तपस्वी शरीर की तृतीय अवस्था तक पहुंचना न बहुत अच्छा था, न बहुत बुरा, बल्कि साधारण। परिस्थितियों के आगे मजबूर होकर अर्जुन बाहरी प्रांगण में सफाई करता रहा। अपने भोजन और आश्रय की व्यवस्था खुद करनी पड़ती थी और साथ ही अपनी साधना में भी मेहनत करनी होती थी। अद्वितीय गुरुकुल एक अनोखा विद्यालय था। इसकी विशेषता इसकी कठोर प्रतिस्पर्धा में थी। यहाँ केवल बलवान ही टिकते थे और दुर्बलता का कोई स्थान नहीं था। यहाँ शक्ति ही सब कुछ थी। जो शक्तिशाली था वही नियम बनाता था और जो कमजोर था वह सिर्फ कुचला जाता था। अन्य गुरुकुलों में शिष्य मित्रता और सहयोग के साथ आगे बढ़ते थे, लेकिन अद्वितीय गुरुकुल में ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ केवल स्वार्थपूर्ण संबंध बनते थे और शिष्य एक दूसरे का उपयोग करके शक्ति की सीढ़ियां चढ़ते थे। जो ऊपर पहुंचता वह नीचे वालों को कुचल कर ही वहां तक पहुंचता था। इस सख्त प्रणाली के कारण अद्वितीय गुरुकुल पूरे भरतखंड में प्रसिद्ध था। इसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन यहाँ के शिष्यों की कठोर साधना और क्रूर प्रतिस्पर्धा के कारण इनकी शक्ति अद्वितीय थी। जब ये शिष्य गुरुकुल से बाहर निकलते तो पूरे जनपद में कोई भी इन्हें चुनौती देने का साहस नहीं करता। गुरुकुल का एक नियम था, 14 वर्ष की आयु में प्रवेश लेने वाले शिष्यों को पहले 3 वर्षों तक केवल तपस्या पर ध्यान देना था। इन 3 वर्षों में उनके भोजन, वस्त्र और आवास की पूरी व्यवस्था बाहरी प्रांगण द्वारा की जाती थी। उन्हें केवल अपने अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करना होता था। यदि वे इन 3 वर्षों में तपस्वी शरीर की प्रारंभिक अवस्थाएं पार कर लेते तो उन्हें भीतरी प्रांगण में प्रवेश मिलता, जहां वे किसी गुरु के सानिध्य में शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। लेकिन यदि वे असफल होते तो उनके पास 2 ही रास्ते होते, या तो वे गुरुकुल छोड़ दें या फिर परीक्षण शिष्य बनकर रह जाएं। अर्जुन का वर्तमान दर्जा परीक्षण शिष्य का था। वह अद्वितीय गुरुकुल की सबसे बड़ी विफलता था। सामान्य शिष्यों की तुलना में परीक्षण शिष्यों की स्थिति बहुत दयनीय होती थी। उन्हें अपने भोजन, वस्त्र और आश्रय की व्यवस्था खुद करनी पड़ती थी, क्योंकि गुरुकुल अब उन पर अपनी कोई भी साधना सामग्री व्यर्थ नहीं करता था। एक बार परीक्षण शिष्य का दर्जा मिल जाने के बाद आगे बढ़ने की संभावना लगभग समाप्त हो जाती थी। लेकिन अर्जुन को अपने ऊपर विश्वास था। वह जानता था कि वह एक दिन सच्चा शिष्य बनेगा और यह गुरुकुल उसे फिर से अपनाएगा। अद्वितीय गुरुकुल में परीक्षण शिष्यों के लिए जीवन यापन करना वैसा ही था जैसा कि स्वर्ग तक पहुंचने का असंभव स्वप्न देखना। उदाहरण के लिए अर्जुन को ही ले लो। वह जिस छोटी सी कुटिया में रह रहा था वह उसने खुद बनाई थी, एक एक लकड़ी जोड़कर। छत में कई जगह छेद हो चुके थे
लेकिन उसे सुधारने का समय ही कहां था। जब बारिश होती तो पानी ठीक से निकल नहीं पाता और कुटिया के अंदर ही भर जाता। उसे अपने वस्त्र स्वयं खरीदने पड़ते, भोजन का भी वह खुद ही इंतजाम करता। अपनी हर जरूरत का उत्तरदायित्व उसी पर था। अर्जुन की यह छोटी सी कुटिया गुरुकुल के सबसे दूरस्थ और वीरान कोने में थी, जहां शायद ही कोई आता जाता था। ऐसे कठोर जीवन को सह पाना किसी के लिए आसान नहीं था। यही कारण था कि गुरुकुल में परीक्षण शिष्यों की संख्या नाम मात्र थी। जो भी तपस्वी शरीर की प्रारंभिक अवस्थाओं को पार नहीं कर पाते, वे गुरुकुल छोड़ देते। लेकिन अर्जुन डटा रहा। पहले ही बाहर निकाल दिया गया था, अब वापस लौटना कैसा? कुछ महीने पहले जब उसे परीक्षण शिष्य घोषित कर दिया गया, तो उसने अपनी आजीविका चलाने के लिए गुरुकुल में सफाई करने का काम स्वीकार कर लिया। अब अर्जुन एक परीक्षण शिष्य था और साथ ही गुरुकुल का एक छोटा सा सफाई कर्मी। लेकिन केवल झाड़ू लगाने से जीवनयापन करना बहुत कठिन था। कई बार उसे भूखे या ठंड में रातें बितानी पड़ती थीं। फिर भी उसने कभी हार मानने की नहीं सोची, क्योंकि यह मार्ग उसने स्वयं चुना था। और जब एक बार कोई पुरुष संकल्प ले तो उसे अंत तक निभाना ही चाहिए। अर्जुन के भीतर एक दृढ़ संकल्प था। अगर एक बार किसी दीवार से टकरा गए तो पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं। जैसे जैसे सूरज की किरणें फैलने लगीं, अर्जुन अपने काम में लगा रहा। रास्तों की सफाई करता, धूल और कचरे को हटाता। भले ही झाड़ू लगाना कोई भारी परिश्रम का कार्य नहीं था, लेकिन बिना भोजन और जल के लगातार काम करने से अर्जुन पसीने से भीग चुका था। इसका कारण केवल परिश्रम नहीं था, बल्कि उसका कमजोर शरीर भी था। वह दिन में केवल एक बार भरपेट भोजन कर पाता था। 2 समय भूखा रहना उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। ऐसे जीवन में उसका शरीर मजबूत कैसे होता? धीरे धीरे गुरुकुल के अन्य शिष्य उसके आसपास इकट्ठा होने लगे। ये वे शिष्य थे जो सुबह जल्दी उठते थे, लेकिन साधना के लिए नहीं, बल्कि अर्जुन को देखने के लिए। उनकी नजरें ऐसे चमक रही थीं जैसे वे किसी शिकार पर नजरें गड़ाए बैठे हों। भीड़ में खड़े शिष्यों के बीच एक तनावपूर्ण वातावरण बन चुका था। वे एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देख रहे थे, मानो एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में हो। कोई हल्की आवाज में फुसफुसाया, इतने सारे लोग, क्या यह कुछ ज्यादा नहीं है? तभी किसी ने कहा, क्या तुम सोचते हो कि कोई भी इस रास्ते पर चल सकता है? कोई नहीं चाहता कि तुम यहां रहो। इस वाक्य ने उस व्यक्ति को शर्मिंदा कर दिया जिसने पहले बोला था। आखिर सब जानते थे कि वे यहां क्यों इकट्ठा हुए थे। वे अर्जुन को देखने और इंतजार करने आए थे, एक निर्धारित समय के लिए। अर्जुन इन सब की मौजूदगी से परिचित था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। हर 5 दिन में ऐसा होता था, महीने में 6 बार। अब तो उसे इसकी आदत पड़ चुकी थी। ये कोई नई बात नहीं थी। वह जानता था कि अभी भी कुछ लोग आने बाकी हैं। परिस्थिति को नजरअंदाज करते हुए उसने अपना ध्यान झाड़ू लगाने में ही लगाए रखा। समय बीतने के साथ अर्जुन के चारों ओर लोगों की संख्या बढ़ती गई। अब लगभग 30-40 लोग वहां मौजूद थे। अचानक अर्जुन झाड़ू रोककर वहीं रास्ते के बीच बैठ गया। धीरे धीरे उसने सुबह की ताजी हवा को अपने अंदर खींचा ताकि अपनी ऊर्जा को फिर से संचित कर सके। जैसे ही उसने यह किया, आसपास खड़े शिष्य तुरंत सतर्क हो गए। वे फैलकर उसे चारों ओर से घेरने लगे। माहौल में तनाव फैल गया, मानो हवा की गति भी थम गई हो। सब एक दूसरे को घूर रहे थे, लेकिन कोई एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहा था। सभी की निगाहें बस अर्जुन पर टिकी थीं। अगर कोई अनजान व्यक्ति इस दृश्य को देखता तो उसे यह भ्रम होता कि अर्जुन कोई महान योद्धा है जिसके चारों ओर इतने लोग इकट्ठा हुए हैं। लेकिन सच्चाई यह थी कि अर्जुन केवल एक साधारण परीक्षण शिष्य था, जिसकी साधना अभी तपस्वी शरीर की तृतीय अवस्था तक ही पहुंची थी। यहां खड़ा हर व्यक्ति उससे अधिक शक्तिशाली था। कोई हंसते हुए बोला, अर्जुन, कोई जरूरत नहीं खुद को तकलीफ देने की। सीधे जमीन पर लेट जाओ ताकि मैं तुम्हें पीट सकूं और हमारा समय बच सके। दूसरा बोला, सही कहा अर्जुन, जरा हमारे बारे में भी सोचो। हम तुम्हारी तरह नहीं हैं। हमें तो यह खेल खत्म करके अपनी साधना में वापस जाना है। इन बातों का सीधा अर्थ था,
वह हार मान ले और बिना प्रतिरोध के उन्हें अपना शिकार बनने दे। यह संकेत था कि उसका अपनी ऊर्जा बहाल करना उन लोगों का अपमान था, लेकिन अर्जुन ने इसे पूरी तरह से अनसुना कर दिया, जैसे वह किसी और दुनिया में हो। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। अचानक गुरुकुल की घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज उठी। उस आवाज ने अर्जुन और उसके चारों ओर खड़े सभी शिष्यों का ध्यान खींच लिया। घंटी 9 बार बजी और पूरब से सूरज की पहली किरणें धरती पर उतर आईं। यह एक नई सुबह थी। भीड़ में खड़े सभी शिष्यों की सांसें स्थिर हो गईं। वे लाचार होकर अर्जुन को देखने लगे, जो धीरे धीरे खड़ा हो गया था। उसने अपनी झाड़ू उठाई और अपने चारों ओर खड़े लोगों पर एक निगाह डाली। मुझे चुनो, वरिष्ठ अर्जुन, भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा। मैं हल्के हाथ से वार करूंगा, तुम्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। बकवास, मुझे चुनो, मैं दयालु रहूंगा। एक ही घूंसे में यह समाप्त कर दूंगा और बाकी सबका समय भी बर्बाद नहीं होगा। मुझे चुनो, मुझे चुनो। पूरा माहौल किसी बाजार की तरह हो गया था, जहां व्यापारी अपने सामान को सबसे अच्छा साबित करने की होड़ में लगे रहते हैं। सभी जैसे अर्जुन से अनुग्रह पाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। अर्जुन, तुम्हें अपना प्रतिद्वंदी खुद चुनने की अनुमति है, किसी ने याद दिलाया। अर्जुन हल्के से मुस्कुराया, फिर झाड़ू उठाकर आसमान में उछाल दी। दर्जनों आंखें झाड़ू की ओर उठ गईं। सभी उम्मीदों से भरी हुई थीं। हर कोई मन ही मन प्रार्थना कर रहा था, मुझे चुनो, मुझे चुनो। समय जैसे धीमा पड़ गया। झाड़ू हवा में कई बार घूमी, फिर जोर से जमीन पर आ गिरी। पूरी भीड़ के सांसें थम गईं। झाड़ू का सिर एक हट्टे कट्टे युवक की ओर इशारा कर रहा था। भीड़ में से एक निराशा भरी आह निकली। बाकी लोगों के चेहरे पर हताशा और असंतोष साफ झलक रहा था, लेकिन वह हट्टा कट्टा युवक जोर से हंसा और आगे बढ़ा। साथी शिष्यों, आज की जीत मेरी हुई, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप मुझसे नाराज नहीं होंगे। किस्मत वाला निकला, किसी ने जलन से कहा। क्यों नहीं मुझे चुना? मैं तो पूरे महीने से हर 5 दिन पर यहां आता हूं। कहना भी मत, मैं पूरे 3 महीने से आ रहा हूं और एक बार भी नहीं चुना गया। भाई, तुम तो मुझसे भी ज्यादा बदकिस्मत हो। अरे, इसे बदकिस्मती मत कहो, एक शानदार तमाशा देखने का मौका मिल रहा है। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और मन ही मन मुस्कुराए। अब मैदान में सिर्फ अर्जुन और वह हट्टा कट्टा युवक रह गए थे। दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, परीक्षण शिष्य अर्जुन, तपस्वी शरीर की तृतीय अवस्था। उसका प्रतिद्वंदी जोर से बोला, साधारण शिष्य विशाल सिंह, तपस्वी शरीर की पंचम अवस्था। अद्वितीय गुरुकुल में शिष्यों की एक कठोर पदानुक्रम व्यवस्था थी। सबसे निचले स्तर पर साधारण शिष्य होते थे, फिर निम्न आधार शिष्य, उसके बाद प्रतिभाशाली शिष्य और फिर सबसे उच्च श्रेणी के मूल शिष्य होते थे। विशाल सिंह साधारण शिष्य था, जिसका अर्थ था कि वह अभी तक किसी गुरु का शिष्य नहीं बना था। जो शिष्य तपस्वी शरीर की ऊंची अवस्था में पहुंचकर किसी गुरु का शिष्य बन जाते, उनकी स्थिति साधारण निम्न आधार शिष्यों से भी ऊंची मानी जाती थी। प्रतिभाशाली शिष्य उन्हीं निम्न आधार शिष्यों में से चुने जाते थे जो असाधारण कौशल दिखाते थे। मूल शिष्य वे होते थे जिन्हें गुरुकुल की अगली पीढ़ी की आशा समझा जाता था और विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता था। यह शक्ति आधारित पदानुक्रम अन्यायपूर्ण लग सकता था, लेकिन यह युवा शिष्यों में कठोर प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता था। यही गुरुकुल की क्रूर प्रणाली की नींव थी और इसी कारण अर्जुन को बार बार दूसरों से लड़ना पड़ता था। गुरुकुल का एक और सख्त नियम था, चुनौती का नियम। तो क्या होगा अब आगे, जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ हमारे द हॉरर हंटर चैनल पर। अद्वितीय गुरुकुल में एक सख्त नियम था, हर 5 दिन में एक बार किसी भी शिष्य को चुनौती दी जा सकती थी। हालांकि प्रतिद्वंद्वी अधिकतम 3 स्तर तक ही ऊंचा हो सकता था, अन्यथा चुनौती अस्वीकार करने की अनुमति थी। जो विजयी होता उसे योगदान अंक मिलते और जो हारता उसके अंक काट लिए जाते। ये योगदान अंक, जिन्हें मुख्य द्वार योगदान अंक भी कहा जाता था, गुरुकुल में मुद्रा के समान माने जाते थे।
यदि किसी के पास पर्याप्त योगदान अंक होते तो वह इन्हें मुख्य द्वार भंडार कक्ष से शस्त्र, युद्ध ग्रंथ, औषधियां या अन्य मूल्यवान वस्तुओं के बदले प्राप्त कर सकता था। इसके अलावा ये अंक सोने चांदी में भी बदले जा सकते थे, लेकिन आमतौर पर ये अंक अर्जित करना बहुत कठिन होता था, इसलिए अधिकांश शिष्य इन्हें धन में परिवर्तित करने से बचते थे। योगदान अंक अर्जित करने के कई तरीके थे, खजाने की खोज, विशेष कार्यों को पूरा करना आदि। लेकिन सबसे अधिक प्रचलित तरीका था अन्य शिष्यों को चुनौती देना। यही कारण था कि आज सुबह अर्जुन के चारों ओर इतनी भीड़ थी। लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई पका हुआ आम गिरने ही वाला हो। अर्जुन का नाम पूरे अद्वितीय गुरुकुल में प्रसिद्ध था, लेकिन वजह उसकी ताकत नहीं बल्कि उसकी कमजोरियों के कारण थी। एक परीक्षण शिष्य होने के बावजूद वह अब तक गुरुकुल में टिका हुआ था। हर चुनौती में वह हारता था, लेकिन फिर भी मैदान में उतरता था। आज वही दिन था। 5 दिन पहले की आखिरी चुनौती के बाद अब फिर से लोग उसे चुनौती दे सकते थे। कौन इस मौके को छोड़ता? मुफ्त के योगदान अंक। हालांकि अर्जुन अच्छी तरह जानता था कि यह शोर शराबा किस लिए था, लेकिन वह बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी जगह पर खड़ा हुआ। फिर जोर से बोला, कृपया मार्गदर्शन दें। यह सुनते ही लोग मन ही मन हंस पड़े। अब फिर से इसकी पिटाई होने वाली है। अर्जुन हमेशा पहला हमला करता था। भले ही उसका शरीर दुबला पतला था, लेकिन उसके वार तेज और प्रभावशाली होते थे। वह बिजली की गति से विशाल सिंह की ओर बढ़ा और उसके सीने पर एक जोरदार मुक्का जड़ा। इसके बाद एक और वार, बाघ का घूंसा। अद्वितीय गुरुकुल में हर शिष्य को महाबली मुक्केबाजी सिखाई जाती थी। यह एक बुनियादी युद्ध कला थी जिससे शरीर को मजबूत किया जाता था। लेकिन विशाल सिंह घबराया नहीं। वह अर्जुन से 2 स्तर ऊंचा था। इस युद्ध का परिणाम पहले से ही तय था। विशाल सिंह ने अर्जुन के मुक्के को पहले ही देख लिया और आसानी से एक कदम पीछे हटकर उसे चकमा दे दिया। अर्जुन का घूंसा उसके वस्त्रों को छूकर निकल गया, लेकिन विशाल सिंह को कोई क्षति नहीं हुई। अर्जुन ने दूसरा प्रहार किया, लेकिन इस बार विशाल सिंह ने पलटकर वार किया और अर्जुन के नाभि केंद्र पर एक करारा प्रहार कर दिया। दर्द सहते हुए अर्जुन तुरंत पीछे हट गया और किसी तरह विशाल सिंह के अगले प्रहार से बच गया। विशाल सिंह थोड़ा चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि तृतीय अवस्था का एक शिष्य इतनी तेजी से प्रतिक्रिया कर सकता है, लेकिन यह बस एक क्षणिक चूक थी। विशाल सिंह ने तुरंत अर्जुन पर दूसरा वार करने की कोशिश की, लेकिन तभी अर्जुन ने अचानक अपना दायां पैर जमीन से उठाकर जोरदार किक मारी। विशाल सिंह ने अर्जुन के चेहरे पर उसकी अदम्य इच्छा शक्ति देखी, लेकिन यह अंतर मायने नहीं रखता था। अर्जुन हवा में उछलकर जमीन पर गिर पड़ा। विशाल सिंह ने अर्जुन के वार को आसानी से देख लिया और एक तरफ हटकर उसे चकमा दे दिया, जिससे उसका मुक्का सिर्फ कपड़ों को छू कर निकल गया। लेकिन अर्जुन पीछे हटने के बजाय एक और प्रहार करने के लिए आगे बढ़ा, जिसे विशाल सिंह ने आसानी से रोक लिया और सीधा उसके नाभि केंद्र पर एक शक्तिशाली घूंसा जड़ दिया। अर्जुन ने दर्द को सहते हुए तुरंत पीछे हटकर तीसरे हमले से खुद को बचा लिया, जिससे विशाल सिंह चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि तृतीय स्तर का यह शिष्य इतनी तेजी से प्रतिक्रिया कर सकता है, लेकिन यह छोटी सी चूक युद्ध का परिणाम नहीं बदल सकती थी और विशाल सिंह ने तेजी से अर्जुन को चौंकाने के लिए आगे कदम बढ़ाया। लेकिन उसी क्षण अर्जुन ने अचानक अपना दायां पैर उठाकर जोरदार किक मारी। विशाल सिंह ने उसकी आंखों में एक अदम्य जज्बा देखा और तभी उसने अपनी महाबली मुक्केबाजी का वार किया। धत्त तेरी! विशाल सिंह का दिल जोर से धड़का, क्योंकि अर्जुन का युद्ध अनुभव उससे कहीं ज्यादा था। लेकिन क्या फर्क पड़ता, वह फिर भी इस वार को सह सकता था। एक पल बाद अर्जुन हवा में उल्टा लहराता हुआ जमीन पर जा गिरा, जबकि विशाल सिंह अपनी जगह मजबूती से खड़ा रहा। अगर अर्जुन और विशाल समान स्तर पर होते तो शायद गिरने वाला विशाल ही होता। बाहर से देखने वाले इस युद्ध की गति को पकड़ नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्हें इतना जरूर महसूस हो रहा था कि अर्जुन की तकनीक बहुत तेज थी।
मानो उसने खुद को पहले मारा और फिर प्रतिद्वंद्वी पर वार किया हो। लेकिन उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह था कि उसका शरीर बहुत कमजोर था। दुबली पतली भुजाएं, पतले पैर और कुपोषण से भरी काया, जिससे इस परिणाम के अलावा और कुछ संभव नहीं था। विशाल सिंह ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, वरिष्ठ, आपने मुझे जीतने दिया। यह लड़ाई उसके लिए कड़वी याद छोड़ गई थी, क्योंकि भले ही वह विजेता था, उसे अंदर से एक अजीब हार का एहसास हो रहा था। वहीं आसपास खड़े अन्य शिष्य फुसफुसाने लगे, इस लड़के को सच में लगता है कि उसने जीत हासिल की। हाँ, लगता है इसे अर्जुन की प्रसिद्धि के बारे में कुछ पता नहीं था और उसने गलती से उसे चुनौती दे दी। यह तो सच में बहुत मजेदार है। विशाल सिंह ने भौहें चढ़ा ली, क्योंकि उसे वास्तव में अर्जुन की प्रसिद्धि के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उसने बस सुना था कि लोग उसके बारे में बातें करते रहते हैं। इसीलिए जब उसने आज सुबह इतने सारे शिष्यों को अर्जुन के आसपास इकट्ठा होते देखा, तो वह भी लड़ाई में भाग लेने के लिए आगे आ गया और संयोग से चुन भी लिया गया। क्या वह यह लड़ाई हार सकता था? उसका खुद का घूंसा अर्जुन को उड़ा ले गया, लेकिन उसी के कारण वह एक विचित्र स्थिति में आ गया। गुरुकुल के नियमों के अनुसार उसने पहले ही हार स्वीकार कर ली थी। फिर से इस विचार के आते ही अर्जुन फिर से खड़ा हो गया, इस बार पहले से भी अधिक जोश और संकल्प के साथ। बिना किसी जवाब का इंतजार किए अर्जुन तेजी से विशाल सिंह की ओर दौड़ा। जब वह महज 3 कदम की दूरी पर था, उसने अपनी टांग घुमाते हुए विशाल के पैरों को गिराने की कोशिश की। तभी उसने एक लात मारी। गुरुकुल में सभी शिष्य विभिन्न युद्ध कलाएं सीखते थे, लेकिन अर्जुन की लड़ाई की शैली उसके साथियों से कहीं आगे थी। भले ही वह कम तकनीकों से परिचित था, तो यहां इस तकनीक का उपयोग किया जा सकता था। लेकिन इससे पहले कि कोई समझ पाता, अर्जुन फिर से हवा में उछलकर जमीन पर जा गिरा। 2 संपूर्ण स्तरों का अंतर और साथ ही उनके शारीरिक बल में भी बड़ा अंतर था। अर्जुन की किक इतनी शक्तिशाली नहीं थी कि विशाल सिंह को गिरा पाती, लेकिन उसने अपने ही शरीर को क्षति पहुंचा ली। उसका वार उसकी खुद की हड्डियों पर असर डाल चुका था, जिससे वह कुछ पल के लिए लड़खड़ा गया। फिर से, अर्जुन ने दांत भींचते हुए कहा। उसकी आंखों में अदम्य संकल्प झलक रहा था। धड़ाम! अर्जुन फिर से हवा में उछलकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर से धड़ाम! अर्जुन फिर से जमीन पर गिरा। जो लोग अब और यह दृश्य सहन नहीं कर सकते थे, वे वहां से चले गए, जबकि कुछ वहीं खड़े रहकर आश्चर्य में थे। अर्जुन में सच में गजब की जिद्द है। इसे जितनी बार गिराया जाता है, यह उतनी ही बार उठ खड़ा होता है। यह हार मानने को तैयार ही नहीं। यह सब सुनकर विशाल सिंह के चेहरे पर उलझन और कड़वाहट आ गई। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसका प्रतिद्वंदी इतना हठी होगा। अर्जुन 7 या 8 बार और हवा में उछलता रहा। उसका चेहरा सूज गया था, आंखें नीली पड़ चुकी थीं, शरीर लड़खड़ा रहा था, सांसें भारी हो गई थीं, लेकिन फिर भी वह मैदान छोड़ने को तैयार नहीं था। अंततः विशाल सिंह ने झल्लाकर कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? हार मान लो, नहीं तो मारे जाओगे। अद्वितीय गुरुकुल में शिष्यों के आंतरिक संघर्षों के कारण हर साल कई लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। विशाल सिंह ने जब इस अडिग और साहसी भाई को देखा, तो वह अनायास ही थोड़ा चिंतित हो गया। जब उसने इस बारे में सोचा, तो उसे एहसास हुआ कि वह खुद इतनी दृढ़ता नहीं दिखा सकता था, और यह सोचकर कि उसे हार माननी पड़ सकती है, उसके मन में भय उत्पन्न हुआ। संयम रखो, तभी तुम जलने से नहीं डरोगे। यह जीवन का नियम है। अपने निर्णयों पर अडिग रहना ही सच्ची दृढ़ता है। हालांकि अर्जुन का शरीर जख्मी और दुर्बल दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। विशाल सिंह जानता था कि अगर उसने इसे अब भी खत्म नहीं किया, तो यह लड़ाई यूं ही चलती रहेगी। यह सोचकर विशाल सिंह तेजी से आगे बढ़ा और अर्जुन की गर्दन पर हथेली का वार करने के लिए झपटा। लेकिन अर्जुन अपनी अदम्य इच्छा शक्ति के साथ किसी तरह वार को भांप गया और तुरंत हट गया। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें धुंधला गईं और वह निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ा। यह दृश्य देखकर कुछ फीट ऊंचाई पर
एक वृक्ष की शाखा पर बैठी एक शिष्या ने अपनी छोटी सी किताब निकाली। पृष्ठ पलटते हुए उसने लिखा, परीक्षार्थी शिष्य अर्जुन बनाम सामान्य शिष्य विशाल सिंह, विजेता विशाल सिंह। उस शाखा पर बैठी शिष्या की आकृति बड़ी ही सुगठित और सुंदर थी। हालांकि उसके चेहरे पर काले रंग का मास्क था जिससे उसकी पहचान छिपी हुई थी, लेकिन उसकी नाजुक भौहें यह प्रमाण दे रही थीं कि वह अधिक उम्र की नहीं थी। उसके बाजू पर बंधा हुआ पट्टा उसकी पहचान को दर्शाता था। अद्वितीय गुरुकुल की गुप्त शाखा की शिष्य। अद्वितीय गुरुकुल की गुप्त शाखा एक विशेष विभाग था जिसे गुरुकुल के 3 मुख्य वरिष्ठों द्वारा संचालित किया जाता था। इस शाखा के शिष्यों का कार्य था गुरुकुल की हर छोटी बड़ी घटना का लेखा जोखा रखना। इसमें शिष्यों के बीच हुए द्वंद्वों के परिणाम भी शामिल होते थे। इसीलिए गुरुकुल में हुई किसी भी लड़ाई के परिणाम को प्रमाणित करने की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। गुप्त शाखा के शिष्य साए की तरह हर मुकाबले पर नजर रखते और उनके परिणामों को दर्ज करते थे। फिर इन रिकॉर्ड्स का मासिक सारांश तैयार किया जाता था। इस शिष्या ने इस द्वंद्व के परिणाम को दर्ज करने के बाद अपनी कमर से एक और छोटी पुस्तक निकाली और उसे खोला। अर्जुन की 147वीं हार। अगर यह पुस्तक पलटी जाए तो उसमें अर्जुन की असंख्य पराजयों का लेखा जोखा मिलेगा। पहली लड़ाई से लेकर आज तक की सभी लड़ाइयों में सिर्फ एक ही शब्द लिखा था, पराजय। लगातार 147 द्वंद्व और हर बार हार। यह शायद गुरुकुल के इतिहास में एक अनोखा रिकॉर्ड था जिसे सुनकर कोई भी चकित रह जाए। लेकिन इस रिकॉर्ड का स्वामी इस वक्त जमीन पर बेसुध पड़ा था। यह तक पता नहीं था कि वह जीवित है या नहीं। अर्जुन ने कभी किसी को चुनौती नहीं दी थी, इसलिए ये 147 हार सिर्फ उन द्वंद्वों की थीं जो अन्य शिष्यों ने उसे चुनौती देकर लड़ी थीं। यानी कि हर 5 दिन में एक चुनौती। यह सिलसिला पूरे 2 वर्षों से चला आ रहा था। शाखा पर बैठी शिष्या ने अर्जुन को जमीन पर बेसुध पड़े हुए देखा और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। वह समझ नहीं पा रही थी कि अर्जुन इतनी मार झेलकर भी आखिर क्यों डटा हुआ था। वह अब अद्वितीय गुरुकुल का परीक्षार्थी शिष्य बन चुका था, जहां उसका जीवन ही संकट में था। फिर भी वह यहाँ क्यों रुका था? अगर वह गुरुकुल छोड़ देता तो शायद उसका जीवन अधिक शांतिपूर्ण हो सकता था। आखिर इस दुबले पतले लड़के में ऐसा कौन सा समर्पण था जिसने उसे 147 हार के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारने दी? शायद यह किसी पुरुष की मूर्खता थी या फिर उसकी जिद। हर बार वह अर्जुन को लगभग मरणासन्न अवस्था में देखती थी। धीरे धीरे उसने इस तपस्वी शरीर, तृतीय अवस्था के युवक पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वह जानना चाहती थी कि इतनी कमजोर स्थिति के बावजूद अर्जुन कब तक यहाँ बना रहेगा। उसकी प्रतिभा और उसकी धीमी प्रगति को देखते हुए ये साफ था कि वह इस गुरुकुल के लिए उपयुक्त नहीं था। उसका स्थान शायद बाहरी दुनिया में कहीं और था। लड़ाई समाप्त हो चुकी थी, दर्शक भी कब के जा चुके थे, लेकिन अर्जुन अब भी जमीन पर बेसुध पड़ा था। समय धीरे धीरे बीत रहा था। जब अर्जुन को होश आया तो दिन के तीसरे पहर हो चुके थे। उसके शरीर का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं था जो दर्द से मुक्त हो। किसी तरह लड़खड़ाते हुए वह उठा और चारों ओर देखा तो हैरान रह गया। उसे एहसास हुआ कि वह अब एक पेड़ की छांव में पड़ा हुआ था, न कि वहां जहां वह बेहोश हुआ था। यह कैसे हुआ? अर्जुन सोच में पड़ गया। क्या किसी साथी शिष्य ने इतनी दया दिखाई कि उसे यहां तक लाकर छोड़ा? यह पहले कभी नहीं हुआ था, जिससे उसके मन में संदेह उत्पन्न हुआ। उसे हल्की याद आई कि उसने एक छायामय आकृति को अपने सामने से गुजरते देखा था, लेकिन स्मृति बहुत धुंधली थी। जितना अधिक वह याद करने की कोशिश करता, उतना ही अस्पष्ट होती जाती। परंतु उसके वर्तमान स्थान और जहां वह बेहोश हुआ था, वहां साफ खींची हुई लकीरें दर्शा रही थीं कि उसे यहां घसीट कर लाया गया था। अर्जुन ने अपनी पीठ पर हाथ रखा और अचानक तेज जलन महसूस हुई। एक क्षण के लिए वह जड़ हो गया, फिर गुस्से से भर उठा। उसके मन में किसी अज्ञात व्यक्ति के प्रति थोड़ी सी कृतज्ञता थी, लेकिन अब वह पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। उसने मुझे घसीटकर यहां लाने की क्या जरूरत थी? अगर मुझे वहीं छोड़ देता
तो बेहतर होता। अपने गुस्से में डूबे अर्जुन को एहसास हुआ कि उसके दाएं हाथ में कुछ था। उसने संदेह भरी नजरों से देखा और आश्चर्यचकित रह गया।